हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में परमाणु की संरचना के बारे में। उसमें टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग मेन क्या, क्वांटम नंबर्स यानी क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्या कैसे निकालना है ये हमको जानना है। लेकिन स्टूडेंट, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। परमाणु की संरचना, परमाणु के स्ट्रक्चर के साथ क्वांटम संख्याएं कैसे निकाला जाता है, विधिवत समझ में आएगा। बशर्ते एक शर्त है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। बिना कॉपी पेन का काम चलेगा नहीं, आप पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे। और मैं विधिवत समझाऊंगा कि आप लोग को एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिए और समझिए और उसको लिखते जाइए, नोट भी करते जाइए। और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो आपके फ्रेंड सर्किल है उनको भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। और मैं शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत विधिवत समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, घबराइएगा मत आप लोग। तो स्टूडेंट, अब इसमें मेन आता है कि क्वांटम नंबर तो पढ़ते हैं, लेकिन एटम में इलेक्ट्रॉनों के बारे में पढ़ते हैं ना। इलेक्ट्रॉनों को कैसे क्वांटम नंबर से गणना की जाएगी ये पढ़ते हैं। लेकिन पहली बात है कि हम पिछले वीडियो में बहुत सारे चीज़ बता चुका हूँ, कोस ऑर्बिट सब बता चुका हूँ, एटम के बारे में बता चुका हूँ। लेकिन आप लोग हमारा पिछला वाला वीडियो देख लीजिए तो काफ़ी समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक थोड़ा सा रिवीजन कराते हुए आगे निकल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि एटम क्या होता है। एटम क्या होता है कि किसी भी मैटर को, अब मैटर क्या होता है जो जगह स्पेस कवर करे और जिसको हम वेट कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, नहीं पदार्थ कहते हैं। और उसकी इकाई क्या होती है, एटम होता है। किसी भी मैटर को, चाहे आयरन हो, पीतल हो, कुछ भी हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, कि कोई भी पदार्थ हो, एलिमेंट हो, उसको तोड़ते जाएंगे और उसका जो एक यूनिट तोड़ते तोड़ते जाएंगे और जब छोटा हो जाएगा तो जो टूटेगा नहीं उसको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। लेकिन फिर भी एटम को भी तोड़ा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को निकाल दिया जाए तो एटम भी टूट जाएगा, फिर एटम का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या है कि जिसको समझ में ना आए, एक और तरीका बता दे रहा हूँ समझाने के लिए। जैसे कि मान के चलो कि H2O है, तो H2O में कितने एटम हैं, 2 हाइड्रोजन का है और 1 ऑक्सीजन का है, 3 एटम है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कितने एटम है, ऑक्सीजन का 4, सल्फर का 1 और हाइड्रोजन का 2, 2 1 3 4 7 एटम है। हमको किसी भी एटम का, चाहे सल्फर हो, ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन हो, चाहे नियान हो, चाहे यूरेनियम हो, किसी भी एक एटम के बारे में पढ़ना है। उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की क्या व्यवस्था होती है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे मान के चलो कि अगर कोई एटम है, एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उसके केंद्र में, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। यही तो बात है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। लेकिन इस चक्कर कैसे कैसे लगाता है, इस बात को समझना है। और इसके लिए मैं बिल्कुल विधिवत समझाऊंगा। आप लोग कंसंट्रेट होकर देखते रहिए, समझते जाइए कि हमको किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को पढ़नी है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ किस कक्षक में रहता है, किस कोष में रहता है और किस कोष में रहता है, और उसका क्वांटम नंबर किस तरह से निकाला जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर भी निकाल के बताएंगे आज। लेकिन थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखते जाइए कि किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था किस तरह रहती है। तो उसमें मेन होता है कि ऊर्जा स्तर के अनुसार बनता है। ऊर्जा स्तर क्या होता है कि जो पहला कक्षक होता है न्यूक्लियस के पास होता है, उसका ऊर्जा दूसरे कक्षक से जो न्यूक्लियस से दूर होता है उसका ऊर्जा कम होती है। तो ऊर्जा बढ़ता जाता है। जैसे के की ऊर्जा से ज़्यादा एल की ऊर्जा होगी। ये क्या है, कोष है। कोष को हम पहले बता चुके हैं पिछले वीडियो में, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा कि कोष को क्या कहते हैं, KLMN। सेल है, सेल को क्या कहते हैं, KLMN। और इसको मुख्य ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। और इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। ये तो दिमाग में बैठा लीजिए। आप लोग इसको पूरा चार्ट को उतार कर थोड़ा समझते हुए उतार लीजिए और इसको रिपीट करके याद करिए। इसी को मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और इसको इंडिकेट करते हैं हम किससे, एन से, स्मॉल एन से इसको हम इंडिकेट करते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या को। 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनाइट तक हो सकता है ये।
जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी ऊर्जा स्तर बढ़ता जाएगा मुख्य क्वांटम संख्या में, इसी कोष कहते हैं। अच्छा, जैसे मान के चलो स्टूडेंट की एक जिला है, कोष क्या है, जिला है, और जिले में क्या है, बहुत सारे थाने हैं। थाने में क्या है कि किसी थाने में 1 गांव है, किसी थाने में 2 गांव है, किसी थाने में 5 गांव है, किसी थाने में 7 गांव है, तो इतने ग्राम है। और वहाँ मान के चलो 2 पहरेदार लगा दिया गया, एक गांव में 2 पहरेदार लगा दिया गया। जैसे मान के चलो कि जिस थाने में 1 ही गाँव उसमें 2 ही पहरेदार लगे हैं, और दोनों पहरेदार जिस गाँव में 3 गाँव है उसमें 6 पहरेदार लगे हैं, मतलब एक गाँव में 2 पहरेदार लगा दिया गया। जैसे कि कक्षक में क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो मान लो 2 पहरेदार लगा दिए गए, और दोनों क्या करते हैं, अलग अलग राउंड में घूमते हैं गांव के। एक अगर क्लॉकवाइज घूमेगा, घड़ी की सुई की तरफ घूमेगा क्लॉकवाइज, तो दूसरा घड़ी की सुई के विपरीत घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक। और दोनों चक्कर रैंडमली लगाते रहते हैं गांव में। तो ऐसे समझ लो। तो इसे इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था है कि एक कोष में क्या है कि ये है मुख्य ऊर्जा स्तर, जिसको हम मुख्य क्वांटम संख्या भी कह सकते हैं। दूसरा क्या है, दिगंती क्वांटम संख्या को हम 0, 1, 2, 3 से इंडिकेट करते हैं। ये क्या होता है, उपकोष होता है, SPDF। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि S में कितने ऑर्बिट पाए जाते हैं, 1 कक्षक पाए जाते हैं, P में 3 कक्षक पाए जाते हैं, D में 5 कक्षक पाया जाता है, या फिर 7 कक्षक पाए जाते हैं। पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा, इसी को म्यूच्यूअल क्वांटम नंबर यानी कि दिगंती क्वांटम संख्या को इसी को इंडिकेट करता है। किसको करता है, उपकोष को करता है। उपकोष को हम उप ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि इसको हम उप ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इसका इंडिकेट किससे करते हैं, 0, 1, 2, 3 से करते हैं। चूँकि K में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, K में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, 8, 18 और 32, ठीक, यही ना होती है। क्यों होती है, क्योंकि S में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि एक कक्षक है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक कक्षक है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। मैक्सिमम संख्या, अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉनों कितनी होगी, एक कक्षक में 2 होगी। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। इसमें चूंकि एक ही उपकोष है, इस कोष में एक ही उपकोष है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या 1 में सिर्फ एक ही दिगंती क्वांटम संख्या रहेगा, 0। यहाँ दिगंती क्वांटम संख्या को हम 0 से शुरू कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3। क्योंकि कोष में क्या है, एक ही उपकोष है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। L वाले कोष में क्या है, नंबर 2। L कोष में कितना है, 2 उपकोष है, S और P। 2 उपकोष है, क्या है, S और P। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, S पे 2, S पे इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होती है, 2, P पे होती है 6, D पे होती है 10, S पे होती है 14। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक। और 14 होती है। तो कितना हो गया, S और P दोनों मिला दिया तो 2 और 6 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया L में। M में कितना है, 18 हो गया। SPD 3 उपकोष है, तीनों को मिला दिया तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 10, 6, 16, 2, 18। और इसे इसमें क्या है, नंबर 4, मुख्य क्वांटम संख्या नंबर 4 में कोष क्या है, N है। N में क्या है, SPDF 4 उपकोष है। 4 उपकोषों में संख्या कितनी होती है, 32 होती है, 32 होती है, ठीक है। 14, 10, 6 और 2 मिलाकर के कितना हो जाएगा, 32, 32, ठीक। अच्छा, अब आती है बात की दिगंती क्वांटम संख्या। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या 1, 2, 3, 4 से इंडिकेट कर रहे हैं, इसको कोष है क्या, KLMN कोष है, K में 1 उपकोष है। वैसे ही मुख्य क्वांटम संख्या में सिर्फ एक ही दिगंती क्वांटम संख्या पाया जाएगा, चूंकि एक ही उपकोष है तो एक ही पाया जाएगा। और वैसे ही अगर 2 आता है, मुख्य क्वांटम संख्या नंबर 2 पूछा जाता है कि मुख्य क्वांटम संख्या नंबर 2 में कितने म्यूच्यूअल क्वांटम संख्या होंगे, तो इसमें 2 होंगे, S और P। S को 0 से इंडिकेट कर रहे हैं और P है, तो एक 0 भी यहाँ आ जाएगा। तो अगर मुख्य क्वांटम संख्या नंबर 2 के लिए अगर पूछा जाए कि कितने दिगंती क्वांटम संख्या होंगे, तो 2 होंगे, 0 और 1,
क्योंकि यहाँ पे क्या है, एस और पी है। वैसे अगर पूछा जाए कि आता है क्वेश्चन का मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 3 में कितने द्विगंशी क्वांटम संख्या होंगे, तो आप लोग सीधे समझ लीजिए कि इसमें भी 3 है तो एस पी डी 3 है। एस पी डी शुरू कहाँ से, 0 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और एक हो जाएगा 1 और 2, 0 1 2 यानी एस पी डी। ठीक, क्वेश्चन आता है कि अगर n इक्वल टू 3 का एल का मान निकालिए, द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान निकालिए, मतलब क्वांटम संख्या का मान निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 0 1 2 हो जाएगा। उससे क्वेश्चन आता है कि n इक्वल टू 4 का द्विगंशी क्वांटम संख्या मतलब क्वांटम संख्या का मान निकालिए, तो इसमें कितने उपकोष है, एस पी डी एफ 4 उपकोष है, 4 द्विगंशी क्वांटम संख्या होगी। कौन कौन सा होगा, तो सीधे से यहाँ से शुरू कर लीजिए, एस पी डी एफ 0 1 2 3 तो हो गया 0 1 2 और 3, 4 द्विगंशी क्वांटम संख्या होंगे। ये दिमाग में बिठा लीजिए। अच्छा, ये तो क्या करता है, मुख्य ऊर्जा स्तर यानी मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य ऊर्जा स्तर को दर्शाता है, कोष को दर्शाता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोष को दर्शाता है, उप ऊर्जा स्तर को दर्शाता है। और उसके बाद आता है नंबर 3 क्वांटम संख्या, क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये किसको दर्शाता है, कक्षक को दर्शाता है। और मैं बहुत पहले पिछले वीडियो में हमारा आप देख लीजिएगा, मैं बहुत पहले बार बार इंडिकेट किया हूँ कि ये कक्षक में ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम में, ये क्या 2, मैक्सिमम संख्या 2 रहेगी। ठीक, और मैंने पी एस पी डी एफ का मैं स्ट्रक्चर बना कर दिखाया था कि ऑर्बिटर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। यस में एक ही कक्षक होता है जो कि स्फेरिकल होता है। ठीक, यस कक्षक क्या होता है, स्फेरिकल होता है, एक ही कक्षक होता है। पी क्या होता है, डम्बल शेप होता है। इसमें क्या होता है कि एक्स वाई जेड पे होता है। इसमें 3 कक्षक होते हैं, पी का 3 कक्षक होते हैं पी में क्या होता है, ये एस कक्षक हो गया, ये पी हो गया, ये डी हो गया और ये एफ हो गया। तो ये क्या होता है, एक्स पी वाई पे एक्सिस पे होता है 3 कक्षक। डी क्या होता है, डबल डम्बल होता है, डबल डम्बल होता है। तो इसमें कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। ये एस हो गया, ये पी हो गया, ये डी हो गया। इसमें क्या होता है कि 1 कक्षक होता है, इसमें 3 कक्षक होता है, ऑर्बिट होता है, इसमें 5 होता है। एफ का जो है स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए बनता नहीं है, क्योंकि जो भी कक्षक दिखाई दे रहा है, ऑर्बिट दिखाई दे रहा है, ये 3 डायमेंशनल पर है। जैसे कि मान के चलो कि कोई फिगर है, अगर पीछे इधर दिखाया जा रहा है तो पीछे कैसा दिखाई नहीं देता है। एटम के चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन उसके अंतरिक्ष में उसके स्पेस में चक्कर लगा रहे हैं, तो 3 डायमेंशनल में त्रिविम क्षेत्र है उसको कहा जाएगा, तो उसमें चक्कर लगा रहे हैं। तो इसलिए क्या है, यस में 1 कक्षक है, पी में 3 कक्षक है, डी में 5 कक्षक है ना। यस में 1 कक्षक है, पी में 3 कक्षक है, डी में 5 कक्षक है और एफ में 7 कक्षक है, इसलिए इसमें 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 7 कक्षक है। अब आता है क्या कि एन से समझ में आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा समझ में आ गया कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा क्या आ गया, चुंबकीय क्वांटम नंबर। ये किसको दर्शाता है, इस माध्यम से इसको इंडिकेट करते हैं, और ये दर्शाता है कक्षक को, ऑर्बिट को। तो अब कक्षक किस पर डिपेंड करता है, उपकोष पे, यानी कि एजीमुथल क्वांटम संख्या पर डिपेंड करता है। अगर एल का मान 0 है, एल का मान अगर 0 है तो एम का मान कितना होगा, क्वेश्चन आता है, एम का मान भी 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला है, एम का मान किस पर डिपेंड करता है, एल पे। कैसे डिपेंड करता है कि एल इक्वल टू अगर 1 है तो एम के लिए क्या मान होगा, प्लस एल से माइनस एल तक, किससे, शून्य सहित, शून्य सहित। ठीक, तो एल का मान अगर 1 है तो एम का मान कितना होगा, अगर एल का मान 1 है तो एम का मान कितना होगा, एम का मान होगा +1 0 -1। अगर एल का मान 0 है, एल का मान 0 है तो एम का मान कितना होगा, 0 होगा। ये याद रहना चाहिए। एल का मान अगर कितना है, एल का मान अगर 0 है तो एम का मान कितना होगा, 0 होगा।
m का मान भी शून्य होगा, 0 होगा, क्योंकि अगर l का मान 0 है तो m का मान भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ एक ही कक्षक है, एक ही ऑर्बिट है, इसको शून्य से ही जोड़ना है के लिए। वैसे अगर आ जाता है कि एजीमुथल क्वांटम संख्या नंबर 1 का मान निकालने के लिए, यानी कि पी उपकोष का मान निकालने के लिए, पी उपकोष में कितना ऑर्बिट है, 3 कक्षक है, 3 ऑर्बिट है, तो इसको निकालने के लिए क्या हो गया, +L से लेकर -L तक शून्य सही। तो या ऐसे भी कर सकते हैं, -L से +L तक शून्य सहित, ये भी कह सकते हैं, ऐसे भी निकाला जा सकता है। तो क्या होगा, अगर एजीमुथल क्वांटम संख्या L के लिए m का मान निकालना हो तो L = अगर 1 है तो m का मान कितना होगा, आता है क्वेश्चन। तो सीधे हम कैसे लिख दोगे, आप सीधे लिख दीजिएगा कि इसका मान होगा +L से -L तक शून्य सही, तो m क्या होगा, +1 से 0 और फिर -1। अगर क्वेश्चन आता है डी उपकोष के लिए एजीमुथल क्वांटम संख्या नंबर 2, चूँकि 0 शुरू और नंबर 2, तो इसमें कितना ऑर्बिट है, कक्षक कितने हैं, 5 कक्षक है डी में 5 कक्षक है, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 के लिए क्या कैसे निकालेंगे, L = अगर 2 का मान है एजीमुथल क्वांटम संख्या, दिगंत क्वांटम संख्या L का मान अगर 2 है तो m का मान निकालना है। क्या निकालना है, m का मान निकालना है। तो क्या होगा, m का मान क्या होगा, m = हो जाएगा +2 -+1 0 -1 और -2। डी में कितने कक्षक है, 5 कक्षक है, तो इसमें 5 कक्षक दिखाई दे रहा है, 1 कक्षक 2 3 4 और 5 कक्षक दिखाई दे रहा है। डी में 5 कक्षक है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्वेश्चन आ जाता है कि L का मान, एजीमुथल क्वांटम संख्या नंबर 3 का मान निकालिए, m का में कितना मान होगा। तो अगर L का मान 3 है तो m का कितना मान होगा, तो m = हो जाएगा +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3। इसमें क्या हो गया, ये कोष को दर्शा रहा है, एजीमुथल क्वांटम संख्या नंबर 3 या फिर कोष को दर्शा रहा है। इसमें कितने ऑर्बिट है, कक्षक है, 7 कक्षक है। 7 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए 7 कक्षक चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 कक्षक दर्शाया जा रहा है। अगर आता है क्वेश्चन L = 3 का मान निकालने के लिए m के लिए, तो क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या के लिए ऐसे मान निकाला जाएगा, ऐसे मान निकाला जाएगा। 7 कक्षक है और एक कक्षक में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जैसे मान के चलिए कि ये सारे बिट है, इसमें एक ही कक्षक है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। पी में क्या है, 3 कक्षक है, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी रहेगी, 6 रहती है। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, तो एक क्या करेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम +1/2 और -1/2 भी दिखा सकते हैं। तो ये क्या क्लॉकवाइज दिखाएगा और माइनस वाला क्या एंटी क्लॉकवाइज दिखाएगा। हम इलेक्ट्रॉनों को ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ऐसे भी दर्शा सकते हैं और ऐसे भी दर्शा सकता है, इसमें कन्फ्यूज होने का जरूरत नहीं है। यह दिखाता क्या है, स्पिन को दिखा रहा है। जैसे स्पिन क्वांटम संख्या में क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉनों के एक इलेक्ट्रॉनों को वर्णन दिखा रहा है। अगर न्यूक्लियस के एक तरफ क्लॉकवाइज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस की तरफ दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये दर्शा रहा है और कुछ नहीं दर्शा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या समझ में तो आ गया होगा। अब मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकाल कर अभी मैं दिखा रहा हूँ। आप लोग कंसंट्रेट होकर ध्यान दे के नोट करिए, कॉपी पेन पे इसको नोट कर लीजिए समझते हुए। जैसा समझाना उसको नोट करते चले जाइए, नोट करके के और फिर आगे मैं बता रहा हूँ उसको भी नोट करते जाइए। हाँ तो बच्चों, तो समझ में आ गया मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंत क्वांटम संख्या और मैग्नेटिक चुंबकीय क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या। इसको यहाँ से प्रदर्शित करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को 1 2 3 से लेकर इन्फिनाइट तक, और एजीमुथल क्वांटम संख्या, दिगंत क्वांटम संख्या को L से प्रदर्शित करते हैं। और इसका इंडिकेशन क्या है, 0 1 2 3, यानी कि उपकोष है SPDF। यह अब इसका मान L का मान किस पे, N पर डिपेंड करता है। कैसे करता है, N के लिए L का मान क्या होगा, 0 से लेकर के N-1 तक होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है और
इसी तरह से यल का मान एन पर डिपेंड करता है, मुथुल क्वांटम संख्या का मान एन पर डिपेंड करता है। ऐसे मैग्नेटिक क्वांटम संख्या यानी ऑर्बिट को प्रदर्शित करता है, कक्षक को प्रदर्शित करता है, इसका मान यल पर डिपेंड करता है। अब इसके लिए यल के लिए एम का मान क्या होगा प्लस यल से माइनस यल तक शून्य सहित, मैं भी बताया हूँ शून्य सहित। तो आप लोग को निकालना है मान, कैसे निकालेंगे? जैसे मान के चलिए क्वेश्चन आ जाता है कि यल इक्वल टू 3, तो एम का मान क्या होगा? अगर क्वेश्चन आ जाता है कि यल इक्वल टू 3 तो एम का मान क्या होगा? सिंपल सी फंडा भी मैं आपको बताया हूँ कि इसका मान निकल जाएगा। यह कक्षक को दर्शा रहा है, यानी कि यल इक्वल टू 3 है तो कहाँ जा रहा है? यल इक्वल टू 3 एफ कक्षक को जा रहा है, यानी कि इसके 7 ऑर्बिट हो जाएंगे। तो कैसे तो दिखाएंगे इसको, यानी कि +3 एम इक्वल टू क्या होगा? +3 +2 +1 और 0 -1 -2 और -3, 7 ऑर्बिट 7 कक्षक हो जाएंगे। ये तो समझ में आ गया होगा कैसे यल का मान निकालना है। अगर आता है क्वेश्चन कि यल इक्वल टू 2 का मान 2 है तो एम का मान निकालें, तो कैसे निकालेंगे? यल इक्वल टू 2 है तो एम का मान कैसे निकालेंगे? एम इक्वल टू हो जाएगा +2 +1 0 -1 -2, 5 ऑर्बिट हो जाएगा। यहाँ क्या है कि यल इक्वल टू 2 है, यल इक्वल टू क्या है? 2 है, डी ऑर्बिट को दिखा रहा है। इसमें 5 कक्षक होते हैं, देखा जाए 1 2 3 4 5 कक्षक हैं। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा माइंड लगाइए, इसको नोट करके थोड़ा सा रिपीट करेंगे, 2-4 बार रिविजन करेंगे, याद हो जाएगा, घबराइए मत आप लोग। अगर क्वेश्चन आता है कि एन इक्वल टू 2 है तो इस यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या एन इक्वल टू 2 है और हमको यल और एम का मान निकालना है, यल का भी मान निकालना है और एम का भी मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले हम यल का मान निकालेंगे, क्योंकि यल का मान एन पर डिपेंड करता है। यल कैसे डिपेंड करता है? एन के लिए क्या मान होता है? एन के लिए मान होता है 0 से लेकर के n -1 तक यल का मान होता है। अगर n इक्वल टू 2 है तो यल का मान 2 हो जाएगा। क्या होगा? यस और पी है ना, उपकोष होता है तो 2 मान हो जाएगा। यस के लिए 0 हो जाएगा, n इक्वल टू 2 है तो यल का मान हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा 0, दूसरा हो जाएगा पी के लिए 1। सिंपल फंडा है, 2 मान हो जाएगा। अगर n इक्वल टू 2 के लिए निकालना है यल का मान तो 2 मान हो जाएगा, 0 और 1। अब आता है फिर हमको 0 1 का m का मान निकालना है, तो m का मान किस पर डिपेंड करता है? यल पर डिपेंड करता है। ऑर्बिट का मान किस पर डिपेंड कर रहा था? इस पर डिपेंड कर रहा था, जो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि प्लस यल से -यल तक शून्य सहित। तो इसमें क्या करेंगे कि अब इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे? यल इक्वल टू 0 का पहला मान निकालेंगे m के लिए। तो यल इक्वल टू 0 के लिए m का मान कितना होगा? 0 होगा। यल इक्वल टू 0 के लिए m का मान कितना होगा? 0 होगा। और यल इक्वल टू 1 के लिए m का मान कितना होगा? +1 0 -1, इस तरह निकलेगा। ठीक, समझ में तो आ गया होगा कैसे निकालना है। अगर क्वेश्चन आता है n इक्वल टू 4, यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान 4 है, n इक्वल टू 4 है और सभी क्वांटम संख्याओं को मान निकाले, यानी कि यल का, m का और s का, यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या का भी मान निकालें, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का भी मान निकालें और चक्रण क्वांटम संख्या का भी मान निकालें। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल फंडा है, आप लोग सोच लीजिए और देख लीजिए, एकदम बिल्कुल आसान फंडा। इसको एक बना देते हैं कि n इक्वल टू 4, n का मान 4 है। अगर आता है n इक्वल टू 4 तो पहले हम l का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल फंडा है। सिंपल फंडा क्या है कि l का मान निकालने के लिए हम पहले l का मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? l इक्वल टू 4 के लिए n इक्वल टू 4 है तो l का मान निकालना है, चारों l का मान निकालना है पहले हमको। तो क्या है इसमें? कोस है, n कोस है, इसमें चारों है, s p d f, यानी कि चारों होगा 0 1 2 3, चारों कोस होगा, चारों इसमें सब क्वांटम नंबर होंगे। तो पहला क्या हो गया? 0, दूसरा क्या हो जाएगा?
1, तीसरा क्या हो जाएगा 2, और चौथा नंबर क्या है 3। तो यल का मान निकल गया 0, 1, 2, 3। ठीक, यल का मान तो निकल गया। अब निकालेंगे किसका मान, यम का मान निकालेंगे। ठीक, अब निकालना हम किसका मान निकालना है, यम का निकालना है। यम के इक्वल टू कितना होगा, तो पहले हम 0 वाला निकालेंगे। यह किस पे डिपेंड करता है, यम का मान यल के अनुसार डिपेंड करता है। कैसे, प्लस यल से लेकर के माइनस यल तक शून्य सहित, अभी मैं बताया हूँ शून्य सहित, शून्य सहित अभी मैं बताया हूँ। तो इसको निकालेंगे कैसे, यम इक्वल टू कितना होगा, 0 के लिए 0 होगा। फिर यल का मान 1 है तो यम का मान कितना होगा, अभी मैं बताया हूँ प्लस यल से माइनस यल तक शून्य सहित। तो यह क्या हो गया, +1 0 और -1। वैसे ही अगर यल का मान 2 है तो यम का मान कितना होगा, ऐसे निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, +2 +1 0 -1 और -2। इसमें क्या होता है, 5 ऑर्बिट होते हैं, 5 ऑर्बिट दिखा दिया। अगर यल का मान 3 है तो यम का मान कितना होगा, आसानी से निकाल देंगे इसको भी। +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3 निकल गया, ऐसा मान निकल गया। अब आता है बात स्पिन क्वांटम संख्या यस का मान निकालने के लिए। अब इसमें क्या करना है, चक्र नहीं दिखाना है। मैं बताई दिया चक्र किसी तरह दिखा सकते हैं। इसमें चूंकि एक ही कक्षक है तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना हमको है, तो कैसे दिखा सकते हैं, एक कक्षक बना दिए, इसको हम ऐसे दिखा दिए और एक ऐसे दिखा दिए। ठीक या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्लॉकवाइज घुमा दिए 1/2 +1/2, दूसरे के लिए क्या दिखा, -1/2 दिखा दिए, -1/2। ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। एक कक्षक क्या है, एक कक्षकीय हो गया, दूसरा कक्षकीय हो गया। प्लस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, +1/2 और -1/2। तो इसमें दूसरा हो गया, और तीसरा ऑर्बिट का भी हम दिखा देते हैं, +1/2 और -1/2। 6 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, माइनस एंटी क्लॉकवाइज और प्लस वाला क्लॉकवाइज। ऐसे भी दिखा सकते, ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब आता है इसको दिखाने के लिए स्पिन क्वांटम संख्या चक्र दिखाना है हमको। इसमें कितना है, 5 कक्षक है। तो यहाँ क्या करते हैं, 5 कक्षक बना लेते हैं। 5 कक्षक बन गया। अब इसमें दिखाना होगा तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हो गया। वैसे भी इसको भी दिखा देंगे हम। ठीक, इसमें कितने हैं, 7 ऑर्बिट है। ठीक, तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको बस इंडिकेट करके दिखा देना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब तो समझ में आ गया कैसे निकालना है। तो किसी भी क्वांटम नंबर का मान निकालना बहुत आसान है, सिंपल फंडा है। इस चार्ट को थोड़ा दिमाग में बैठा लो, फिर निकाल लो, या तो फिर फार्मूले के साथ निकाल लो, आसानी से निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है n = 2, n = 2 क्या है, यल कोस है, n = 2 यल कोस है। तो कोस में इसमें क्वेश्चन आता है यल कोस के लिए कि सभी इलेक्ट्रॉनों का क्या आता है, सभी इलेक्ट्रॉनों का मान निकालें, मान निकाले चारों क्वांटम संख्याओं का। ठीक, कैसे निकालेंगे, n = 2 के लिए यल सभी इलेक्ट्रॉन का मान निकालना है, तो हम सबका मान निकालेंगे। तो n = 2 है तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, n = 2 है तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 यल होगा, 2 यल का मान होगा 0 और 1। तो क्या होगा, एक मान हो जाएगा 0, यल = क्या हो जाएगा 0, दूसरा क्या हो जाएगा 1। n के लिए 2 मान होगा, मतलब क्वांटम संख्या का अधिकांशी का, एक 0 होगा दूसरा 1 होगा। और इसके लिए अब हम m का मान निकालेंगे। तो यल के लिए 0 के लिए क्या होगा, 0 होगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो इसके लिए हम यस का मान निकाल देते हैं, इसका m का मान निकाल देते हैं, +1 0 और -1। m का मान इसके लिए क्या होगा
1 के लिए क्या होगा, L इक्वल टू 1 है तो m का मान m के लिए कितना +1 0 1 होगा। और इसका मान निकाल देते हैं स्पिन क्वांटम संख्या का। स्पिन क्वांटम संख्या का मान निकाल देंगे तो क्या होगा, पहला क्लॉकवाइज 1/2 प्लस और -1/2 m के 0 का दोनों इलेक्ट्रॉनों का मान निकल गया स्पिन क्वांटम संख्या का। अच्छा अब बचता क्या, m के लिए 2 3 ऑर्बिट है, इनमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉनों का मान निकालना। तो +1 में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या हो जाएगा +1/2 क्लॉकवाइज -1/2 एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में, इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, एक ऑर्बिट ये हो गया, दूसरा ऑर्बिट ये हो गया, तीसरा ऑर्बिट ये हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं, ठीक। और तो इसमें क्या कर देंगे, ऐसे भी दिखा सकते हैं +1/2 और -1/2 दोनों इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया। और इसको इसके भी दिखा सकते हैं +1/2 और -1/2 ऐसे भी दिखा सकते हैं। यह के लिए सभी इलेक्ट्रॉनों का मान निकल गया, सभी एक एक इलेक्ट्रॉन का मान निकाल दिए। हाँ एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि एक वैज्ञानिक हुन्स है, उन्होंने एक नियम दिया कि जैसे मान के चलो को p ऑर्बिट में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, ठीक। हुन्स का नियम है, मैं आगे बताऊंगा उसको डिटेल में, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा समझ लो। तो उन्होंने बताया कि कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन भरता है, p उपकोष है, p उपकोष है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरता है, 3 कक्षक है, तो अगर पहला इलेक्ट्रॉन भरेगा तो क्लॉकवाइज जाएगा, समदिश भरेंगे, दूसरा जाएगा तो फिर दूसरे कक्षक में जाएगा, इसमें नहीं भरेगा, इसमें भी समदिश जाएगा, एक ही दिशा में क्लॉकवाइज जाएगा। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन भरता है तो ऐसे जाएगा। फिर अगर p उपकोष में चौथा इलेक्ट्रॉन आता है तो जाकर फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, फिर 5वां इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, 6वां इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सीरियल नंबर से भरेगा। सपोज करो अगर डी ऑर्बिट में 5 क्या है, डी उपकोष में 5 कक्षक है, 5 कक्षक है, तो इसमें अगर 5 इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो पहले इलेक्ट्रॉन या 4 भरना होगा तो सिर्फ शुरुआत में 4 जगह भरेंगे इलेक्ट्रॉन, जो है शुरू में 4 ही भरेंगे। जब 5वां इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आता है फिर 5वां में भरेगा और इसके बाद फिर शुरू हो जाएगा। तो हुन्स ने बताया था कि पहले समदिश इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एक ही क्लॉकवाइज भरेंगे, एक ही कक्षा भरते जाएंगे, फिर जाकर पेयरिंग में आएंगे, जब सारे कक्षा भर जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आएंगे। तो उनका नियम है।